गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में की गई और का मेन एम था नेपोलियनिक वॉर के समय जो भी चेंजेस यूरोप में किए गए थे उनको वापस रिवर्स किया जाए। तो कुछ स्टेप्स लिए गए थे, वो हम लोगों ने पिछली बार देखा था। मेनली फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों को इस्टेब्लिश किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस ऐसी हरकत दोबारा न कर पाए जैसी नेपोलियन के समय इसने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गई तो इसके बाद यूरोप में कंजर्वेटिव रिजाइम्स की स्थापना हुई। कंजर्वेटिव रूलर्स रीजन्स की स्थापना हुई। ये सभी ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब तुम्हें हम बता चुके हैं, निरंकुश, जो मनमाना करें विदाउट कंसिडरिंग अबाउट द कॉमन पीपल। ये लोग अपने बारे में किया गया कोई भी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे and they repressed any activity against them जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले लोग, उनके खिलाफ प्रकट किए गए विचार, सभी का ये लोग विरोध करते थे और उसको बड़ी क्रूरता से दबा देते थे। मोस्ट ऑफ देम दे इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप में क्या होता है कि प्रेस और मीडिया पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। कोई भी प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकता कुछ भी, जैसा हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय में भी था। तो दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। तो सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए थे एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मीडिया, प्रेस मीडिया, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, तो कोई भी प्रिंट मीडिया ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ न तो बोल सकता था न तो भावनाएं फैला सकता था। ये देखो हमारी टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर है, ये डायग्राम है। ये क्या दिखाता है? इट शोज द पीपल आर टेकिंग पार्ट इन अ मीटिंग बट दे आर ऑल माउथ आर शट, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ये जो कार्टून है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों की एक्सप्रेस करने की आज़ादी छीन ली गई थी, सेंसरशिप लॉज लगाए गए थे। परंतु इतनी बंदिशें लगाने के बाद भी जो लिबरलिज्म की जो भावना थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो फीलिंग्स फैली थी सारे यूरोप में, इन्होंने अपना स्प्रेड जारी रखा। दे कंटिन्यूड टू अफेक्ट द पीपल ऑफ द होल यूरोप। और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे यूरोप के अन्य देशों में भी, उनकी भी एक प्रमुख डिमांड जो थी फ्रीडम ऑफ द प्रेस थी, क्योंकि ये प्रेस जो होता है इट कैन स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स अबाउट डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, फ्रीडम एट अ वेरी फास्ट रेट। तुमने सुना ही होगा, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, बिकॉज अ पेन कैन इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल। अब हम रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हैं। 1815 के बाद अभी हमने देखा कि सेंसरशिप लॉज लगाए गए और यूरोप के अधिकतर हिस्सों में जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, इन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों के बीच में लिबर्टी और फ्रीडम जैसे विचार न फैलने पाए और लोग उनके रूलर्स को ही भगवान मान के उसको फॉलो करते हैं। इनका जो रिप्रेशन का डर था, इसके कारण बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी आज़ादी के समय तुमने सुना है चंद्रशेखर आज़ाद, तो सुखदेव, तो राजगुरु, ये सब अंग्रेजों के डर से अंडरग्राउंड यानी कि छिप जाते थे। अंडरग्राउंड डजंट मीन बिलो द ग्राउंड, दे हाइड देमसेल्फ।
ये सभी लिबरल नेशनलिस्ट छिप गए। छिपे तौर पर इन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाई, इसलिए इनको नाम दिया गया सीक्रेट सोसाइटीज़। यूरोप के कई हिस्सों में ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप हुई। इसमें रिवॉल्यूशनरीज़ को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको अपनी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के उपाय बताए जाते थे। इस तरह से यूरोप में रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को फैलाने के लिए, लोगों के अंदर लिबरलिज्म और फ्रीडम की भावनाओं को डेवलप करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जाने लगी। गुसेप्पे मैज़िनी ये एक ऐसे शख्स का नाम है जिसका नाम इटली के मूवमेंट में बड़े आदर से लिया जाता है। एंड ही वॉज अ बिग पर्सन हु प्रोवाइडेड हिज कंट्रीब्यूशन। हिज कंट्रीब्यूशन वॉज वेरी ग्रेट। ये जो गुसेप्पे मैज़िनी था, इसका जन्म जेनोवा में हुआ 1807 में। इसके बाद ये सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर बना। इसके बाद इसको एग्जाइल में भी भेजा गया। एग्जाइल का मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया था। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इस पर। इसके बाद इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई अंडरग्राउंड रहते हुए। पहली मार्सिलीज में बनाई यंग इटली के नाम से, और उसके बाद बर्न यानी कि स्विट्ज़रलैंड में बनाई इसने यंग यूरोप के नाम से। ये जो इसने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, इसके जो मेंबर्स थे लाइक माइंडेड पीपल, एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोग। कहाँ से, केवल इटली से नहीं, बहुत दूर दूर से, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इससे तुम अंदाज लगा सकते हो कि हाउ इन्फ्लुएंशियल, कितना प्रभावशाली रहा होगा मैज़िनी। मैज़िनी का कहना था कि गॉड ने जो नेशंस बनाए हैं वही मैनकाइंड के नेचुरल यूनिट्स हैं। नेशन शब्द का मतलब ध्यान रखना, जब हम नेशन कहते हैं इसका मतलब एक आज़ाद राष्ट्र जिसकी अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी आइडेंटिटी हो और इसमें दूसरा कोई का इंटरफेरेंस ना हो। तो इसने कहा कि मैनकाइंड के जो यूनिट्स हैं वो नेशंस हैं, दे आर द नेचुरल यूनिट्स। यानी कि दुनिया के हर देश नेशंस, इंडिपेंडेंट नेशंस होने चाहिए, और इसीलिए इटली को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इटली क्यों एक छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स का पैचवर्क बना हुआ है? इटली को भी एक ऐसा ही नेशन स्टेट होना चाहिए। इसीलिए इसने इटली के सारे टुकड़ों को एक करके इटली के यूनिफिकेशन का मॉडल तैयार किया। उसकी इन बातों से कंजर्वेटिव्स बहुत नाराज हुए, लेकिन डरे भी साथ में। इसने, मैज़िनी ने ये कहा कि इटली को जोड़ के यूनाइट कर दिया जाना चाहिए, और जब ये यूनिफिकेशन होगा तभी इटली की लिबर्टी यानी आज़ादी हो पाएगी। मैज़िनी के विचारों से प्रभावित होकर सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप के अन्य देशों में भी बननी स्टार्ट हो गई, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। मैज़िनी जो था मोनार्की का विरोध करता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोनार्की मतलब राजतंत्र। व्हेन देयर इज वन किंग एंड ही रूल्स एज ही लाइक, इट इज कॉल्ड मोनार्की। राजा अच्छा हो तो किस्मत है प्रजा की, राजा बुरा हो तो बदकिस्मती है प्रजा की। प्रजा चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज मोनार्की में हेरिडिटरी होता है। राजा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा फिर राजा बनेगा, इन दिस वे। तो मैज़िनी जो है मोनार्की का विरोध करता था लगातार, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना चाहता था वो, इटली में भी और यूरोप के अन्य देशों में भी। ये बातें ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ थी। इसीलिए सारे ऑटोक्रेटिक रूलर्स जो थे, कंजर्वेटिव्स जो थे, कंजर्वेटिव मतलब दोज हु डोंट वांट टू चेंज,
who want to carry on the older system of hereditary monarchy। ये सभी लोग मैज़िनी से डरते थे और बड़े परेशान थे ये लोग मैज़िनी के विचारों से और ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ मैज़िनीज व्यूज। ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का ड्यूक था, इसने तो इसे मैज़िनी को क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसने तो कहा कि हमारे सोशल ऑर्डर का ये सबसे डेंजरस एनिमी है। एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड, ही वॉज नॉट डेंजरस फॉर द सोसाइटी, ही वॉज डेंजरस फॉर द ऑटोक्रेटिक रूलर्स एंड कंजर्वेटिव्स। इसलिए ये लोग मैज़िनी को नापसंद करते थे। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये जो पीरियड था 1830 से 1848 तक के पीरियड को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे जैसे यूरोप के तमाम हिस्सों में कंजर्वेटिव रिजाइम्स यानी कंजर्वेटिस्ट लोगों का शासन स्ट्रॉन्ग होता गया, इन्होंने अपने शासन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें की, वैसे वैसे नेशनलिस्ट लोग, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जो था इसमें भी इंक्रीज आता गया और इन लोगों ने लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए। अब धीरे धीरे रिवॉल्यूशंस लोगों ने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर के तमाम हिस्सों में, आयरलैंड में, पोलैंड में, बहुत जगहों पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए क्योंकि नाउ द पीपल वेयर फेड अप, नाउ द पीपल वेयर टायर्ड। ये जो रिवॉल्यूशंस थे इनको लीड करने वाले यानी इनको स्टार्ट करने वाले जो थे लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट्स, जिसमें कि प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था इन रिवॉल्यूशंस में। ये रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ थे? अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड कंजर्वेटिव रूलर्स। ऐसे रिवॉल्यूशंस में सबसे पहला अपहीवल आता है फ्रांस में होता है। ये घटना 1830 जुलाई की। बोरबोन किंग्स जो थे स्पेन के थे, ये बोरबोन किंग्स, इन्होंने दे हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर। नेपोलियन के जाने के बाद इनको वापस पावर में लाया गया था। तो द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, इसके कारण इनको उखाड़ फेंका गया, इनको ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द रिवॉल्यूशनरीज और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की। फ्रांस की बात हो रही है। ये फ्रांस में जो स्पेनिश रूलर्स थे, बोरबोन किंग्स, इनको हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब एक ऐसी मोनार्की, एक ऐसा राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, वो मनमाना नहीं करेगा, वो वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज मच बेटर देन कंजर्वेटिव मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई और लुई फिलिप को इसका लीडर बनाया गया, मतलब लुई फिलिप को उन्होंने अपना हेड बनाया। ये घटना थी फ्रांस की। यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश था जहां होने वाली हर घटना, छोटी से छोटी घटना भी यूरोप के अन्य देशों तक प्रभाव डालती थी। फ्रांस वॉज सच अ सेंसिटिव एरिया। इसीलिए एक बार ड्यूक मैटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस को एक छींक भी आती है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कोटेशन है, इसका मतलब यही हुआ कि फ्रांस में होने वाली छोटी सी घटना भी
पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव डालती है। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में जुलाई में, इसने क्या किया, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में इन्होंने एक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, एक अपराइजिंग को जन्म दिया, और उसका नतीजा हुआ कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। तो घटना रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में और उसका प्रभाव हमें बेल्जियम पर देखने को मिला। इसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक ऐसी घटना थी, ऐसा इवेंट था जिसने एजुकेटेड एलाइट लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। ग्रीस जो है छोटा सा देश है यूरोप में, और ये ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। ऑटोमन एम्परर्स यहाँ पर राज्य करते आए थे 15th सेंचुरी से, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और ये लोग ग्रीस वालों पर बड़ा अत्याचार करते थे, बहुत क्रुएल्टीज करते थे। जैसे जैसे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ता गया, तो ग्रीस को भी आज़ाद करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ 1821 में। जो ग्रीक लोग थे ग्रीस में रहने वाले, उनको सपोर्ट मिला। ग्रीस से बाहर जो लोग रहते थे ग्रीक, यूरोप के अन्य देशों में, वहाँ से इनको सपोर्ट मिला। वेस्ट यूरोपियंस ने इनको सपोर्ट दिया, क्योंकि ग्रीस का कंट्रीब्यूशन कल्चर में बहुत बड़ा था। ग्रीक कल्चर, आज भी हम ग्रीक प्रभाव कल्चर पर सारी दुनिया पर दिखाई देता है। तो एक समय था जब ग्रीस की कल्चर बहुत महान थी और सारी दुनिया को इसने प्रभावित किया था। तो बहुत से लोगों ने ग्रीस के प्रति सिंपैथी के कारण इनको सपोर्ट किया। पोएम्स लिखी गई, आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बताई, तमाम पेंटिंग्स बनी जिसमें ग्रीस को दिखाया गया, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मेन पार्ट, क्रेडल दिखाया गया। और इन्होंने, इन आर्टिस्ट और पोएट्स ने पब्लिक की ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की। एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ, जो कि ग्रीस पर बड़े अत्याचार करता था, इनके खिलाफ लोगों में भावनाएं पैदा करने का प्रयास किया। किसने? तमाम आर्टिस्ट्स, पोएट्स, इन लोगों ने। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, इन्होंने इसके लिए फंड्स भी कलेक्ट किए, और ये उस युद्ध में भी पार्ट लेने के लिए गए थे जहाँ की इनकी डेथ हो गई थी। अंत में 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। सो ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। आज हमने जो लेक्चर सुना, इस पर 3 मेन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, ट्रीटी ऑफ वियना को डिस्क्राइब। दूसरा बनता है गुसेप्पी मैज़िनी के बारे में, मैज़िनी का व्यू क्या था, कौन था। और तीसरा बनता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में ये 3 क्वेश्चंस हमारे आज के वीडियो पर बनते हैं। ट्राई टू आंसर देम, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट में। तो यू आर requested to go through the website also, so that you can have a written knowledge about the notes, about the type of questions that will be coming. Have a nice day.